रेस के प्रशंसकों, सुजुका में हुई जापानी ग्रां प्री ने अपने आप में एक अद्वितीय किताब की तरह थी। रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन ने ट्रैक को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया, सीजन की 13वीं जीत हासिल करते हुए और रेड बुल के लिए कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप खिताब जीत लिया। डच बुलेट ने पोल पोजीशन से शुरुआत की और वहां से अछूता रहा, लेकिन रेड बुल के लिए सब कुछ गुलाबी नहीं था। वर्स्टापेन के सहयोगी सर्जियो पेरेस को कुछ बड़ी मुसीबत आई। कई टकरावों और जुर्मों के बाद वह सिर्फ 17वां स्थान पर खत्म हुआ। इसी बीच मैक्लारेन के दोस्त ऑस्कर पिएस्ट्री और लैंडो नॉरिस ने एक साहसिक लड़ाई दी, जहां नॉरिस ने दूसरा स्थान स्थापित किया और नवागंतुक पिएस्ट्री ने तीसरे स्थान पर अपनी पहली पोडियम फिनिश हासिल की। मैक्लारेन के लिए थोड़ी सी मुक्ति, क्या आपको लगता है? अब चैंपियनशिप के नेता वर्स्टापेन शानदार ढंग से शीर्ष पर बैठे हैं, अपने प्रतिद्वंद्वियों के सामने स्पष्ट अग्रणी हैं और तीसरा विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने के लिए रास्ते पर हैं। सुजुका में बहुत ही शानदार दृश्य, क्या आप सहमत हैं? अब जब हमने आपके गियर्स को चलाना शुरू कर दिया है, तो क्या एक सही परिचय हो जाए। मैं आपका मेजबान ओंजो हूं, जो आपको हर रोज यहां F1 के लिए जज्बा पर फॉर्मूला 1 की नवीनतम और शानदार खबरें लाता हूं। मेरे साथ हैं मेरे विश्वासपात्र सहायक, शांतिपूर्ण और सुसंगत मिस्टर विलियम, हमारे निवासी फॉर्मूला 1 पंडित। यहाँ होने का आनंद है ओंजो। आपके साथ और हमारे सुनने वालों के साथ फॉर्मूला 1 के सभी मुद्दों पर बात करना मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे बिना यह संभव नहीं हो सकता, दोस्त। अब हमारे सभी सुनने वालों के लिए, अगर आप हमारे दैनिक फॉर्मूला 1 अपडेट का आनंद ले रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप सदस्यता ले लें और उन सूचनाओं को चालू करें ताकि आप कभी भी कोई खबर न छुएं। हमें एक टिप्पणी छोड़े, अपने दोस्तों के साथ हमारा पॉडकास्ट साझा करें और इस चैनल के जारी रखने का समर्थन करें। हम आपके समर्थन के हर एक टुकड़े की कीमत करते हैं। बिल्कुल सही, हर क्लिक, हर शेयर, हर टिप्पणी में अंतर पैदा होता है। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहूंगा कि मैं कुछ अविश्वसनीय समाचार लेकर आ रहा हूं। मुझ पर विश्वास करें, यह आपके होठों को खोल देगा। तो अपनी सीट के किनारे बने रहें, क्योंकि हम फॉर्मूला 1 की दुनिया में और गहराई में डूबने जा रहे हैं। और याद रखें, इस पॉडकास्ट में हमेशा पूरी गति होती है। अद्भुत नहीं है ना? रेड बुल के रूप में जाने जाने वाले एक अचानक उठापटक सिंगापुर में गिरने के बाद मजबूती से वापस आ गए हैं। सुजुका में अपने मूल्य को साबित करने के लिए निर्धारित वे अपने छठे कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप को सील करने के लिए तैयार थे। बिल्कुल, और कौन इस जहाज का कप्तान बनने के लिए दुनिया के चैंपियन चुनाव में से बेहतर हैं? मैक्स वर्स्टापेन। उनकी तेज दौड़ में क्वालिफायर्स में दिखाई दी गई शानदार प्रदर्शन ने दौड़ के बाकी हिस्से के लिए टोन सेट किया। 1 मिनट 88 सेकंड का लैप टाइम बस अद्भुत है। हालांकि इसके विपरीत उनके सहटीममेट सर्जियो पेरेस Q3 में पूरे 7 सेकंड से धीमे थे। यह अंतर मैक्लारेन के ऑस्कर पियास्ट्री और लैंडो नॉरिस, साथ ही फेरारी के चार्ल्स लेक्लेर्क को पेरेस को 5वें स्थान पर धकेलने की अनुमति दी। और मैक्लारेन किसी और तरीके से नहीं चाहेगी। अपने सीजन की शुरुआती बड़ी मुसीबत के बाद वे सिंगापुर से अपने नए अपग्रेड को मान्यता देने के लिए तैयार थे, जो 2 सालों में उनकी पहली दौड़ जीत होगी। वास्तव में पियास्ट्री और नॉरिस दोनों ही शुरुआत से ही चैंपियनशिप के नेता के पाठशाला में थे। उन्हें यह मालूम था, अगर शुरुआती रेस में लीडरशिप छीन ली जाती है, तो वर्स्टापेन उन्हें शेष 52 लैपों में इसका भुगतान कराएगा। वर्स्टापेन का आत्मविश्वास स्पष्ट था। जब उन्हें बताया गया कि कई लोगों की उम्मीद है कि वह फील्ड को आधे मिनट से आगे ले जाएंगे, तो उन्होंने सीधे कहा, वही तो योजना है। तो जब लाइट्स धीमी हुई और रेस शुरू हुई, एक रोमांचकारी कौशल और रणनीति का मुकाबला खुला। क्या मैक्लारेन को वर्स्टापेन पर मौका मिलेगा?
क्या नॉरिस और पियास्ट्री रेड बुल स्टार को पार करने में कामयाब होंगे? समय ही बताएगा। यह नाटक अभी खत्म नहीं हुआ था। जबकि नॉरिस वर्स्टापेन को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, रेड बुल ड्राइवर ने दूसरे एपेक्स पर एक शानदार मनोविज्ञान में अपनी लीड वापस ले ली। इसी बीच दूसरे रेड बुल में पेरेज संघर्ष कर रहे थे, जो दोनों फेरारी और लुइस हैमिल्टन के बीच फंस गए। ठहरिए, मैं समझ नहीं पा रहा था। क्या आप इसे दूसरे तरीके से समझा सकते हैं? बिल्कुल। तो पेरेज को एक जटिल स्थिति में पाया गया जब फेरारी के चार्ल्स लेक्लेर्क और कार्लोस साइंस जूनियर और लुइस हैमिल्टन सभी एक साथ उसे पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस जगहबंदी में लेक्लेर्क और हैमिल्टन ने दोनों पेरेज के सामने के पहियों को छू लिया। चमत्कार से सभी ने एक मुख्य टक्कर से बचने की कामयाबी हासिल की, लेकिन पेरेज के सामने के पंख को महत्वपूर्ण क्षति पहुंची। और फिर क्या हुआ? यह रेस घटना मुक्त होने से बहुत दूर थी। एक समान परिस्थिति आगे की ओर खेली गई, जहां एस्टेबन ओकॉन, वाल्टेरी बोटास और अलेक्जेंडर अल्बॉन के साथ हुआ। बोटास ने ओकॉन की कार से टकराया था, जिसके बाद अल्बॉन की विलियम्स उड़ गई। यह केवल भाग्य के बल पर ही एक आपदा से बचाव हुआ था। फिर भी इन झड़पों के अवशेषों से टर्न 1 में बिखरे हुए सेफ्टी कार को तैनात करना पड़ा। मैं देखता हूँ। और इस हंगामे के बाद क्या हुआ? अल्बॉन, बोटास, ओकॉन और जो गुआन्यू सभी को मरम्मत के लिए पिट में जाना पड़ा। पेरेज अपनी टूटी हुई पंख के बावजूद शुरू में बाहर रहे, लेकिन डेटा की समीक्षा करने के बाद रेड बुल ने फैसला किया कि उन्हें नया फ्रंट विंग के लिए पिट में जाना सबसे अच्छा होगा। समय की हानि को कम करने के लिए जल्दबाजी में पेरेज ने छठे स्थान पर आने से पहले सेफ्टी कार लाइन पार करने के लिए 5 सेकंड का समय दंड भुगतान किया। मेरे दोस्त, इतना ही हंगामा और हमने लाभ 5 तक भी नहीं पहुंचे थे। अद्भुत। मैं सोच सकता हूँ कि इस सब के दौरान ड्राइवर्स के मन में क्या चल रहा था। मुझे यकीन है कि एड्रेनालिन की कमी नहीं थी। तो एक दिलचस्प युद्ध नीतिगत फैसले में फर्नांडो अलोंसो को छोड़कर सभी रेस लीडर्स ने शुरुआत के लिए मीडियम कंपाउंड टायर चुनी। वहीं अलोंसो ने सॉफ्ट टायर्स का चयन किया, जो आगे फेरारी को पकड़ने में बहुत मददगार नहीं लग रहे थे। लेकिन पेरेज के बारे में क्या? पिछले सभी हंगामे के कारण वह 17वें स्थान पर थे। वह कैसे संभाल लिया? रेड बुल ने उसे अपनी पिट स्टॉप के लिए हार्ड टायर लगाई। उसने कुछ प्रगति की, 7वें चक्र में चिकेन में जो को पीछे छोड़ दिया। हालांकि जल्द ही उसे खुद को ओकॉन के अल्पाइन के पीछे फंसे हुए पाया, जो केविन मैग्नसन के हाथ के करीब था। क्या उसके लिए स्थिति बदल गई? दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। पेरेज ने 12वें चक्र में हेयरपिन पर मैग्नसन के साथ एक कदम उठाया, लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं चलीं। शायद उसे उसके दंड के दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अज्ञात स्वच्छंदता के साथ आगे बढ़ गया। यह अनिश्चित चाल एक टक्कर का परिणाम था, जिससे मैग्नसन घूम गया और पेरेज को एक और फ्रंट विंग क्षति हुई। यह कठिन होना चाहिए था। मैग्नसन इसके प्रतिक्रिया कैसे दिखाए? जैसा कि आप उम्मीद करते हैं, उसे इसके बारे में बहुत खुश नहीं था। उनके खुद के शब्दों में उन्होंने पेरेज को खिलने वाला हारने वाला कहा। दोनों ने चक्र के अंत में पिटिंग की और पेरेज ने अपनी तीसरी रेस की फ्रंट विंग के साथ निकल आए। रोचक बात यह है कि वर्स्टापेन, जो रेस को आगे बढ़ा रहा था, ने सर्किट पर कचरे की सूचना दी। रेस कंट्रोल की हस्तक्षेप की संभावना को महसूस करते हुए मैक्लारेन ने एक जुआ लगाया और पिएस्ट्री को हार्ड टायर पर स्विच करने के लिए पिट कराया। यह एक स्मार्ट मूव था। वर्चुअल सेफ्टी कार सेवा कराया जा रहा था जब उसे सर्विस किया जा रहा था, और उसने 9वें स्थान पर रेस में फिर से शामिल हो गया। और नॉरिस के बारे में क्या हुआ? इस सब के दौरान वह कहाँ थे? नॉरिस को पेरेज के साथ अपनी अलग लड़ाई थी। वह खुद को धीमे रेड बुल के पीछे पाया, कीमती सेकंड खो रहा था।
वर्चुअल सेफ्टी कार के समाप्त होने के साथ ही वह स्पून कर्व में पेरेज को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन पेरेज ने लगता है मैक्लारेन के पीछे अनजान रहे, जिससे नॉरिस को कर्व पर धकेल दिया गया। ऐसा लगता है कि हर एक चक्र में नाटक का अपना हिस्सा था। रेस फिर से शुरू हुई, लेकिन नॉरिस ने देखा कि उनका अंतर वर्स्टापेन के साथ लगभग दोगुना हो गया था, 9 सेकंड तक। नॉरिस को समझ में आने की वजह से निराश हो गए। इस भ्रम के कारण उन्होंने लगभग 10 सेकंड खो दिए, जिससे उन्हें अपने सहयोगी पिएस्ट्री के लिए संकट में डाल दिया गया। आपको दिखाने के लिए मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, जिससे यह साबित हो सकता है कि समय की हानि ने रेस को कैसे प्रभावित किया हो सकता है। चिंता न करें, यह सिर्फ एक उदाहरण है और वास्तविकता से अलग हो सकता है। चलिए मान लीजिए कि नॉरिस ने उस 10 सेकंड की हानि के कारण अपनी स्थिति को बचाने के लिए अपनी रेस स्ट्रेटेजी में बदलाव किया। उन्होंने अपनी तेजी को बढ़ाने के लिए अधिक रिस्क उठाने का फैसला किया और अपनी पिट स्टॉप की समय सीमा कम कर दी। इससे उन्हें अधिक बार पिट में आने की जरूरत पड़ी और उन्हें अपनी रेस में बार बार वक्त गंवाना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप नॉरिस की प्रतिस्पर्धा ने इस अवसर का लाभ उठाया और उन्हें पीछे छोड़ दिया। उन्हें अपनी रेस को बचाने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ा, जिससे उनकी थकान बढ़ी और उनकी प्रदर्शन क्षमता पर असर पड़ा। इस तरह नॉरिस की हानि के कारण उनकी रेस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्हें अपने सहयोगी से पीछे छोड़ दिया गया। यह उदाहरण दिखाने का मकसद सिर्फ यह है कि समय की हानि कैसे एक रेस के परिणामों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। वास्तविकता में रेस में ऐसे घटनाक्रम और परिस्थितियां होती हैं जिनका प्रभाव बहुत अधिक हो सकता है और इससे रेस के परिणाम पूरी तरह से बदल सकते हैं। जरूर सोचिए, आप एक मैराथन दौड़ रहे हैं और आप दौड़ के बहुतायत में आगे हैं। अचानक आप एक बाधा में ट्रिप हो जाते हैं, चाहे एक गलत जगह रखी गई पानी की बोतल हो। जब तक आप उठने में कुछ सेकंड लगते हैं, आपके पीछे दौड़ रहे दौड़ने वाले ने न केवल आपको पकड़ लिया है बल्कि आपको पीछे छोड़ दिया है। आपने अपनी ताल में खराबी की है, अपनी धारा को खो दिया है। यही हालात नॉरिस के साथ यहाँ हुआ है। उन्होंने कीमती समय खो दिया और इसने उनकी रेस की गतिविधियों को बदल दिया है। लैप 16 के अंत में वर्स्टापेन ने दूसरे सेट के मीडियम टायर्स के लिए पिट स्टॉप किया और पिएस्ट्री के सामने ही वापस जुड़ गए। लेकिन जब नॉरिस ने हार्ड टायर्स के लिए पिट स्टॉप किया तो उन्हें 7वें स्थान पर पाया गया, पिएस्ट्री के पीछे, जो पूरे 8 सेकंड पीछे थे। और पेरेस के बारे में क्या हुआ? पेरेस की रेस काफी अप्रत्याशित ढंग से समाप्त हो गई। उन्होंने गैराज में रुक गए और उन्हें उनके पहले बेहिसाबी कार्रवाई के लिए और 5 सेकंड का समय दंड दिया गया। उनकी रेस सभी उद्देश्यों के लिए समाप्त हो गई। इसी बीच मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हुए जॉर्ज रसेल ने अग्रणी स्थान पर कब्जा किया। उन्होंने हैमिल्टन के साथ पहले लैप्स में टक्कर लगाने के बाद एक स्टॉप स्ट्रैटेजी का लक्ष्य रखा था। जब वर्स्टापेन उनके पास पहुंचे तो रसेल को रेड बुल को आगे जाने और अपने टायर्स की सुरक्षा करने के लिए निर्देश दिए गए। उसके बाद क्या हुआ? कहने को तो यह बहुत रणनीतिक रेस थी। सॉफ्ट टायर पर वर्स्टापेन दोनों मैक्लारेन से स्वाभाविक रूप से तेज थे, लेकिन नॉरिस ने खोए हुए समय को पूरा करने के लिए तत्परता दिखाई और इस प्रक्रिया में नया सबसे तेज लैप सेट किया। उनकी तेज बहाली ने उन्हें पिएस्ट्री के पीछे कम से कम 1 सेकंड से कम छोड़ दिया, जो रसेल के पीछे था। मैक्लारेन संपूर्ण रेस की रणनीति को संभालने की आवश्यकता महसूस करते हुए पिएस्ट्री को नॉरिस को लैप 27 पर पास करने के लिए निर्देश दिए, जिससे नॉरिस को प्रमुख रेड बुल के पीछे 12 सेकंड छोड़ दिया गया। सही है, हमारे सुनने वाले लोगों के लिए जो अभी तक ट्यून इन किए हो सकते हैं, हम कुछ समय के लिए इवेंट्स का संक्षेप देने का प्रयास करेंगे। हमने हाल ही में हुए एक फॉर्मूला 1 रेस के उच्चोक्टेन नाटक की चर्चा की है। यह रेस युद्धभूमि थी, जिसमें नॉरिस ने वर्स्टापेन के लिए एक बड़े प्रभावशाली अग्रणी स्थान को खो दिया था कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण।
दूसरी ओर वर्स्टापेन को भी अपने अपने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें एक अत्यधिक प्रभावशाली हरकत के लिए समय दंड था। पेरेस ने कई टक्करों और दंडों के बीच एक कठिन रेस का सामना किया। मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल, जो एक स्टॉप स्ट्रैटेजी का लक्ष्य रख रहे थे, ने वर्स्टापेन को अपने टायर्स बचाने के लिए पास करने के लिए छोड़ दिया। नॉरिस ने एक नया सबसे तेज लैप सेट करके काफी वापसी की और अंततः पिएस्ट्री को निर्देश दिए गए कि वह नॉरिस को उसके पास से गुजरने दे। तो अब तक रेस पर कोई विचार? बिल्कुल दिलचस्प था। यह एक सही एड्रेनालिन भरी दृश्य था। मैं आपको कहता हूं, यहाँ कोई भी समय उबाऊ नहीं था। मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन आप वर्स्टापेन के प्रभावशाली रेसिंग शैली के बारे में क्या सोचते हैं? थोड़ा जोखिमपूर्ण मैं कहूंगा, लेकिन यह उत्साह का हिस्सा है, नहीं है ना? क्या हम रेस के अगले चरण की ओर बढ़े? रेस की प्रगति के साथ तीसरे स्थान पर स्थित पिएस्ट्री ने तीसरे 50वें चक्र पर सबसे पहले पिट स्टॉप किया, 5वें स्थान पर गिर गया, लेकिन अभी भी लेक्लेर्क के फेरारी से आगे रहा। नॉरिस उसके पश्चात अगले चक्र पर उसका पीछा करते हुए अपने टीममेट से 5 सेकंड दूर जुड़ गया, जबकि रेस लीडर ने अंतिम चक्र के अंत में हार्ड टायर्स का चयन किया। यह रेस की गतिविधियों को कैसे प्रभावित किया? ठीक है, नॉरिस फिर से रसेल के सामने खड़ा हुआ। एक जटिल मनोविज्ञान चुनने की बजाय नॉरिस इसे स्मार्ट खेला। वह 130 आर तक चलते समय मर्सिडीज के स्लिपस्ट्रीम में से उठ गया ताकि वह डीआरएस के साथ पिट स्ट्रेक पर अपनी चाल बना सके। नॉरिस जल्द ही रसेल को पीछे छोड़ गया और सैंस आखिरी ड्राइवर था जो पिट में गया। इसके बाद नॉरिस दूसरे स्थान पर वापस आ गया। दिलचस्पी की बात है, सेवानिवृत्ति के लिए अंदर आने के चालू होने 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 के चाल। और वेरस्टापेन के बारे में क्या हुआ? वेरस्टापेन पूरी तरह से नियंत्रण में थे। उन्होंने अपने ताजगी हार्ड टायर का उपयोग करके 1 मिनट 34.xxx द्वारा अपना सबसे तेज दौरा पूरा किया, जो आसानी से रेस का सबसे तेज दौरा था। नॉरिस ने अपने व्यक्तिगत बेस्ट को सुधारा, लेकिन वह 1 सेकंड से अधिक धीमा था।
फिर भी नॉरिस ने रसेल के ऊपर 9 सेकंड की गैप बनाने के लिए पर्याप्त तेजी से चलाया, जो पिएस्ट्री के तानाशाही दबाव के तहत था। क्या पिएस्ट्री आगे निकल पाए? हाँ, उन्होंने कर लिया। पिएस्ट्री अपनी पहली करियर पोडियम की ओर लक्ष्य साधते हुए मुख्य सीधे रेस्ट्रेक पर डीआरएस का उपयोग करके मर्सिडीज के साथ साइड बाय साइड आए, रसेल को पार करते हुए तीसरे स्थान पर पहुंचे। केवल 12 दौरों के बाद पोडियम स्थापित लग रहा था। हालांकि रसेल एक स्टॉप रणनीति के आदान प्रदान के कारण जितना संभव हो सके ऊपर समाप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक हार जीतने की लड़ाई थी। जल्द ही पिएस्ट्री, लेक्लेर्क, हैमिल्टन और साइंज को आगे बढ़ते हुए देखा गया, जिससे रेस के अंतिम दौर में कुछ दिलचस्प मनोवृत्तियां हुई। रेस के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए रसेल साइंज के साथ रणनीतिक युद्ध में थे। रसेल ने अपने टीम मेंबर हैमिल्टन से सहायता की अनुरोध की ताकि वह साइंज को रोक सके, और हैमिल्टन को आदेश दिया गया कि वह अपनी गति को कम करें और रसेल को अपने पास 1 सेकंड के भीतर रखें ताकि रसेल को डीआरएस बनाए रखने में सक्षम हो। उस रणनीति का परिणाम क्या रहा? दुर्भाग्य से इस रणनीति के बावजूद साइंज ने रसेल के पास इतना करीब आने का कारण बनाया कि पिछली पंखे का थोड़ा अंतर कर दिया। साइंज ने अंदर से जगह बनाई और रसेल को 7वें स्थान पर नीचे ले आए। रसेल ने बहादुरी से प्रयास किया, लेकिन यह वांछित परिणाम नहीं दिया। इसी बीच वेरस्टापेन ने शेष दौरों को पूरी नियंत्रण में टिकटिकाते हुए सीजन के लिए 700 से अधिक दौरों को प्रभावित किया। यह रेस वेरस्टापेन के लिए सिर्फ एक और जीत नहीं थी, बल्कि यह रेस उनकी और रेड बुल की प्रमुखता को मजबूती से साबित करने वाली थी, जब उनकी रिकॉर्ड जीत की छटा बस एक हफ्ते पहले ही खत्म हो गई थी। जब वेरस्टापेन लाइन पार करते तो उन्होंने सिर्फ सीजन की 13वीं जीत ही नहीं हासिल की, बल्कि रेड बुल के लिए कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप भी सुनिश्चित की। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है ना? वास्तव में यह है। वेरस्टापेन ने रेस के बाद टिप्पणी की कि यह एक अच्छी रेस थी और उन्होंने टायरों की देखभाल वास्तव में अच्छी तरह से की। अब घटना काफी नियंत्रण में थी और उन्हें पूरी रेस के दौरान कोई वास्तविक समस्या नहीं थी। वेरस्टापेन का प्रदर्शन प्रमुख था, जो रेड बुल को चैंपियनशिप तक पहुंचाने में उचित था। फिनिश पर नॉरिस लगभग 20 सेकंड पीछे थे और मान लिया कि उन्हें यह अंतर अधिक होने की उम्मीद थी। नॉरिस ने यह भी मजाक करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि वेरस्टापेन उन्हें 2 या 3 बार ओवरटेक करेंगे और उन्हें यह ध्यानदारी नहीं थी कि अंतर बड़ा नहीं था। ऐसा लगता है कि यह एक घुमावदार और ट्विस्ट भरी रेस थी ना? बिल्कुल सही। हर फॉर्मूला 1 रेस एक अद्वितीय कहानी है, जहां रणनीति, कौशल और थोड़ी सी भाग्यशाली भी होती है। पियास्ट्री ने अपनी पहली पोडियम फिनिश को सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल की, जो दुनिया चैंपियनशिप में अपने रूकी सीजन में ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले ड्राइवर्स के एक दुर्लभ समूह में शामिल हुए। आश्चर्यजनक तौर पर उन्होंने झंडे पर नॉरिस के साथ अपने अंतर पर कुछ निराशा भी जाहिर की। ऐसा लगता है कि इन युवा ड्राइवर्स के बीच प्रतिस्पर्धा काफी कठोर है ना? बिल्कुल सही। और जब तीव्र प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है तो फेरारी के लिए यह एक अच्छा दिन था। लेक्लेर्क ने 4थे स्थान पर समाप्त किया। शायद यह फेरारी के लिए उम्मीद की सर्वश्रेष्ठ परिणाम था। हैमिल्टन ने साइंज को पीछे छोड़कर 6ठे स्थान पर समाप्त किया, रसेल से आगे। अलोंसो ने एक अपने आप में एकांत दौड़ के बाद 8वें स्थान पर कब्जा किया, जबकि अल्पाइन ने अंतिम 2 अंकों वाली जगह ली। एक निराश पियर गास्ली को आखिरी चक्के में अपने टीममेट को पास करने के लिए निर्देश दिए जाने के बाद अंतिम अंक मिले, जिसे उन्होंने अंततः किया। और रेड बुल के बारे में क्या है? रेड बुल ने एक महत्वपूर्ण दिन मनाया, अपने 6ठे कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप का जश्न मनाते हुए। हालांकि अभी भी 6 राउंड शेष हैं, लेकिन सितंबर के अंत तक उन्होंने 2 विश्व चैंपियनशिप खिताबों में से एक को हासिल कर लिया। सुजुका, जहां कई खिताबों का आयोजन होता है, ने अपनी लंबी इतिहास में एक और मुकाबला जोड़ा।
वेरस्टापेन अपनी टीम की प्रशंसा से भरपूर थे। उन्होंने ध्यान दिया कि इस साल कार अधिक प्रमुख रही है। उन्होंने बताया कि यह सभी के लिए एक अद्भुत मौसम रहा है जो टीम के सभी सदस्यों के साथ जुड़े हैं, और उन्होंने ट्रैक पर और कारखाने में इन सभी अद्भुत लोगों के साथ काम करने पर गर्व व्यक्त किया। अब टीम के खिताब को सुरक्षित करने के बाद वेरस्टापेन को खुदरा के साथ तरक्की और आत्मविश्वास के साथ जा सकता है। विलियम, क्या आप रेस के बारे में कुछ ऑनलाइन चर्चा की जांच करने के लिए इच्छुक हैं? बिल्कुल। यहाँ एक दिलचस्प पोस्ट है थस्पेसगी से। उन्होंने कहा है, और मैं उद्धरण करता हूँ, जब रसेल ने सुजुका के अंतिम दौरों में हैमिल्टन के साथ लड़ाई की थी, टोटो वोल्फ ने यह निर्णय लिया था कि रसेल को हैमिल्टन को पास करने देना चाहिए ताकि साइंस के खिलाफ दोनों पदों को खोने का खतरा ना हो। ओह, कहानी और गहरी हो रही है। यह वास्तव में हो रहा है। 50 नाबेला ने फिर कहा, उद्धरण करते हुए, टोटो अपने अस्पताल के बिस्तर में हैं और फिर भी वह निर्णय लेना है जो स्ट्रैटेजी टीम को करना चाहिए थी। उद्धरण समाप्त। हाँ, थोड़ा तंग करने वाला बातचीत है। हाँ, ऐसा लगता है। बातचीत फिर दिलचस्प बन गई जब टूरडेओज ने साझा किया कि स्ट्रैटेजी टीम को निर्णय लेने की शक्ति की कमी हो सकती है, जिससे मर्सिडीज में थोड़ा उलझन हो सकती है। क्विनबार्का ने फिर पूर्व रणनीतिकार जेम्स वी की अनुपस्थिति का उल्लेख किया, जिस पर केवस्टर 020 ने जेम्स द फिफ्थ, स्कॉटलैंड के राजा के बारे में एक ऐतिहासिक टिप्पणी की। हाँ, इंटरनेट को फॉर्मूला 1 से मध्यकालीन इतिहास तक जाने की क्षमता है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हुए एलिशा हाइनी ने कुछ जानकारी दी कि जेम्स वी की जिम्मेदारियां उनके राजीनामे के बाद किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बदली गई, बल्कि उन्हें टीम के बीच साझा किया गया। ओबी-वन 2-3 और टोबियो नॉट टोबियो ने फिर एक सोच विचारपूर्ण चर्चा की है कि अंतिम निर्णय लेने के लिए एक एकल वरिष्ठ सदस्य होना कितना महत्वपूर्ण है। फिर तो काफी बहस हुई होगी। वास्तव में निप्पी मोटोवन ने चर्चा को समाप्त करते हुए कहा, जेम्स वॉल्स को खोना उनके लिए अच्छा नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है कि सहमति है कि मर्सिडीज को कुछ आंतरिक मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है। यह बस दिखाता है कि रेसिंग में बस ड्राइवर और कारों से ज्यादा है। पीछे पूरी टीम होती है और सफलता के लिए सभी को अपना योगदान देना होता है। इंटरनेट को हमें इसकी याद दिलाने के लिए अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ समाप्त होता है। F1 के लिए जज्बा पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हम फॉर्मूला 1 के सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ इस मोटर स्पोर्ट दुनिया के रोमांच और उलझनों के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। हमारे आगामी एपिसोड्स को न छोड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को चिढ़ाएं। हमारे पॉडकास्ट को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने साथी F1 प्रेमियों के साथ साझा करें और रात के भोजन मेज पर इसके बारे में बातचीत शुरू करें। हम आपके समर्थन की कदर करते हैं और आपके विचार सुनने से खुश होते हैं, इसलिए कृपया हमें एक टिप्पणी छोड़ें। बिल्कुल सही। और ध्यान दें दोस्तों, हम रोज यहाँ हैं, आपके उंगलियों के नुकसान करते हुए F1 दुनिया के सभी मोड़ कर रहे हैं। हमारे पास और भी रोमांचक चर्चाएं हैं, इसलिए अपनी सीट बेल्ट को बंद रखें। आज आपके साथ रहना एक आनंद था। हम पहले से ही अगले एपिसोड की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर रहे हैं विलियम? बिल्कुल, हम जरूर कर रहे हैं ओंजो। तो दोस्तों, अपने इंजन को रेव करते रहें और अपने हेडफोन को तैयार रखें हमारे अगले एपिसोड के लिए। ओंजो और विलियम, और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, पेडल को मेटल पर रखें, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री पूरे सोने की है। अगले एपिसोड में मिलते हैं।